हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। डेली करंट अफेयर्स का मॉर्निंग सेशन का जो 25th में का एडिशन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs और 15 to 20 मिनट्स का सेशन रहेगा। तो आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 15-20 मिनट्स में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, आज सबसे पहला MCQ जो है वो है कि वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये फर्स्ट टाइम 2000 में मनाया गया था। उसके बाद से ही कछुओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आपने थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था ऑलिव रिडले टर्टल का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत ही फेमस प्रजाति है। ऑलिव रिडले टर्टल जो है भारत में उड़ीसा स्टेट में हमेशा हर साल बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं और मास नेस्टिंग होती है इनकी। और समुद्र किनारे ये जो है अपना घोंसला रेत में बनाकर उसमें कई सारे जो है बच्चों को जन्म देते हैं और वापस अगले साल पुनः इसी मार्च से मई के बीच में वो आते हैं। साथ ही साथ 23 मई के अलावा 18 मई को एक दिवस मनाया गया था, वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। इसका नाम था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई को एक दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल बी डे। इंटरनेशनल बी डे। फिर 21 को मनाया गया था इंटरनेशनल टी डे। 20 को बी है और 21 को टी है। नेक्स्ट 22 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 22 मई वाला इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो और 23 मई को आपका मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है? उसका नाम है ऑर्डर मी। तो ऑर्डर मी प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसमें देखिए, ये इसका आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि जो है उसने अपना एक स्वदेशी पोर्टल उन्होंने बोला है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इस पर मिलेंगे, और स्वदेशी पोर्टल जो है उन्होंने इसको कह के लॉन्च किया है। इसका नाम उन्होंने ऑर्डर मी रखा है। तो ओम से इन्होंने बनाया है कि ओ से फॉर ऑर्डर, एम फॉर मी। और आपको पता होगा कि जो पतंजलि है उसके CEO तो आचार्य बालकृष्ण हैं, और आचार्य बालकृष्ण है, बालकृष्ण। और ये जो है कई सारी विदेशी कंपनियों को यहाँ पर चैलेंज दे रही है, क्योंकि इन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट कई सारे लॉन्च किए हैं। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव आप उनको जानते ही होंगे। साथ ही साथ अभी जो थोड़े टाइम पहले एक हमारा स्वदेशी कैंपेन टाइप लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत, उससे भी इसको रिलेट किया जा रहा है। और मोदी जी ने स्पष्टतः उस दिन मैसेज दिया था कि हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल। तो उस कैंपेन से भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट में देख रहे हैं बाबा रामदेव, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दृष्टि के, मिल्क भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑर्डर लॉन्च किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा रामदेव स्वदेशी ई कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट विथ 10,000 ऑर्डर डेली। यानी कि 10,000 जो है 10,000 ऑर्डर जो है इनको डेली मिल रहे हैं। इन्होंने ये पोर्टल स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट से कम किया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बेसिस पॉइंट समझना पड़ेगा। बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब हम 1% बोलते हैं तो RBI उसको टेक्निकल लैंग्वेज में 100 बेसिस पॉइंट बोलता है। अगर RBI 0.5% रेट कम करता है तो हम उसको 50 बेसिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज का टर्म है कि 1% के बराबर 100 बेसिस पॉइंट होता है। तो कितने बेसिस पॉइंट से कम किया है? तो इसका आंसर है 40। यानी 40 बेसिस पॉइंट से कम करने का मतलब है कि 0.4% से RBI ने अभी हाल ही में रेपो रेट को कम किया है। तो आपको पता होगा कि RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हर 2 महीने में एक बाई मंथली पॉलिसी लेकर आती है। उस बाई मंथली पॉलिसी में वो ये बताते हैं कि हम रेट्स को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कैसे मनी सप्लाई को हम इफेक्ट कर रहे हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। तो अभी का जो मॉनेटरी पॉलिसी था वो 3 से 5 जून के बीच में ड्यू था, लेकिन इन्होंने इस मॉनेटरी पॉलिसी की डेट से पहले ही इसका रिव्यू करने का सोचा। और अभी जो सिचुएशन इकोनॉमी की चल रही है उसी में इन्होंने इस पॉइंट पर ही इन्होंने जो है रेपो रेट और ये कम करने का सोचा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो 3 से 5 जून को आएगी।
लेकिन अभी इन्होंने मिड टर्म रिव्यू जो है इसका किया है, और अभी अब रेपो रेट जो है ये जो इन्होंने कम कर दिया है उसके बाद कम होकर 4% हो गया। तो 2-3 रेट मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एक तो रेपो रेट है वो 4% हो गया है, और जिस तरीके से रेपो रेट में कमी हुई है उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो है आपका, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% हो गया। इसमें भी 0.4% की गिरावट या 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। इसके साथ में आपका जो बैंक रेट है, बैंक रेट या फिर आपका एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दोनों ही एक ही दर पर है, अभी 4.25% पर है। और सीआरआर जो है हमारा, सीआरआर वो 3% पर है, और अगर एसएलआर की बात करें तो एसएलआर जो है 18% पर है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये अपना अगला रिव्यू जो लेकर आएगी वो 3 से 5 जून के बीच में लेकर आएगी। इनके इन सारे कदमों से, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कम करने से मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत इंक्रीज होगी, तरलता बढ़ेगी, क्योंकि अब बैंकों को आसानी से कम दर पर कर्ज मिल जाएगा। और इसके साथ ही आरबीआई ने एक और घोषणा की थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया था कि मोरेटोरियम पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया। मोरेटोरियम पीरियड उन्होंने क्या किया है, बढ़ा दिया है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि लोन देने की जो किस्त है उसको उन्होंने 3 महीने डिले कर दिया। अब 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त, तो ये आपका 3 महीने जो है उन्होंने डिले कर दिया। इसी को मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। यानी लोन की जो किस्त है उसको डिले कर देना, लोन सैंक्शन होने और किस्त देने के बीच का जो पीरियड है वो एक्चुअली मॉरेटोरियम पीरियड कहलाता है। आरबीआई के बारे में तो बहुत सारा आपको पता ही होगा, मेरा आरबीआई का एक सीरीज़ भी है, आप उसको देख सकते हैं। 15 से 20 लेक्चर मैंने उसमें डाल दिए हैं, और भी मैं धीरे धीरे उसमें करने वाला हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। आरबीआई के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। तो इन चीज़ों को अगर आप डेली वीडियो में धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले की बात करते हैं, OTT स्टैंड्स फॉर। OTT के बारे में देखिए अभी आजकल बहुत सारा चीज़ें चल रही है। जैसे कई सारे तमिल एक्टर्स ने, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के एक्टर ने बोला था कि हम अपनी मूवीज़ जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, और फिर उसके लिए कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि जो दूसरे सिनेमाज हैं और जो दूसरे ऑफलाइन जो मार्केटिंग वाले हैं, जो इनके राइट्स खरीदते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज़ करेंगे तो हम ऑफलाइन में इसको रिलीज़ नहीं करेंगे। जैसे हाल ही में सलमान खान ने भी अपनी राधे मूवी को यही कहकर बोला था कि हम जो वहीं पर रिलीज़ करेंगे इसको। तो PVR सिनेमा के मालिक का भी एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो है फिर हम PVR सिनेमा के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी थिएटर्स हैं, उनमें ऑफलाइन पर्दे पर हम इसको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो उसी से रिलेटेड OTT की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि OTT का प्लेटफॉर्म आपको पूछ लेता हूँ कि इसका क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं ओवर द टॉप, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये एक मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है। और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है कि ये जो है डायरेक्टली मीडिया को डिलीवर करता है, डायरेक्टली मीडिया डिलीवर करता है किसको, कस्टमर को। यानी आपको किसी भी कंटेंट के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट के थ्रू सीधा कंटेंट जो है आपको डिलीवर हो जाएगा। आपके लिए आपको केबल पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सैटेलाइट पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीविज़न पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास डिवाइस होना चाहिए और वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप जो है, चाहे वो ऐप हो सकती है या कोई और डिवाइस हो सकता है, उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जो है सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। कई सारे OTT प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स से सबसे जो है इसमें पॉपुलर है, अमेज़ॉन प्राइम है, और आपका MX प्लेयर है। बहुत सारे जो है इस तरीके से बने हुए हैं जिन पर आप मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म का पूरा नाम है ओवर द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेफ। यूनिसेफ जॉइंट्स हैंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिमोट लर्निंग इन अफ्रीका। अफ्रीका में रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ ने किस कंपनी के साथ मिलकर टाई अप किया है अभी हाल ही में, तो इसका नाम है एयरटेल अफ्रीका। तो एयरटेल जो इंडिया में है, वैसे ही उसकी एक यूनिट आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में है, और वहाँ पर यूनिसेफ ने इसके साथ टाई अप किया है कि ये एक तो रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करेगी, साथ ही ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रिमोट लर्निंग के माध्यम से वहाँ के बच्चों को देगी। इसके साथ ही इन्होंने ये भी टाई अप किया है कि अगर कोई मनी ट्रांसफ़र का होगा तो वो भी इस मोबाइल के थ्रू, इस नेटवर्क का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा। आपको पता होगा कि अफ्रीका में वैसे ही बहुत
गरीबी है, शिक्षा का इतना वहाँ पर नहीं है। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से वहाँ शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है, तो यूनिसेफ ने इनके साथ में टाई अप किया है। आप यूनिसेफ के बारे में जानते होंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनाइटेड नेशन का जो चिल्ड्रंस फंड है, बच्चों के लिए काम करता है, वो एक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1946 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है हेनरिटा H. फोरे, हेनरिटा H. फोरे। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इनका है। तो इस योजना के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, एक तो कैश असिस्टेंट, मैंने बताया मनी ट्रांसफर एंड कैश असिस्टेंट का भी काम करेंगे, साथ ही साथ जो है रिमोट लर्निंग को भी ये प्रोवाइड करेंगे। और इससे ये बोला जा रहा है कि करीब 133 मिलियन जो है स्कूल एज चिल्ड्रन को इससे बेनिफिट होगा। और 13 कंट्रीज़ में ये ऐसा करने वाले हैं जिनको हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ बोलते हैं, जिसमें अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाड है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गैबोन है, केनिया है, मडागास्कर है। ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये जो है यूनिसेफ ये योजना को लागू करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली PMMSY योजना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है और इस कैबिनेट में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। तो इसके तहत कितना करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना है, तो 20,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इस 20,500 नहीं है, 20,050 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, मछली उत्पादन या फिशरीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये मछली उत्पादन के स्पेसिफिक बढ़ावा देने के लिए है। भारत में मछली उत्पादन की पोटेंशियलिटी तो बहुत है, लेकिन उस तरीके से मछली का उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें मछुआरों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, इंफ्रा बढ़ाया जाएगा, उनको जो जिस जहाज़ वगैरह में वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उसको अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ डीप सी जो फिशिंग है, डीप सी फिशिंग को प्रमोट करने के लिए उनको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाएगी। इसमें जो है सेंट्रल का शेयर करीब 9,407 करोड़ रुपए का रहेगा, बाकी स्टेट का भी शेयर रहेगा इसमें, और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, बेनिफिशरी जो मछुआरे हैं, उनसे भी कुछ पैसा लेकर ये योजना लागू की जाएगी। तो PMMSY का ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय जो है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स का लेखक है? कौन सा भारतीय लेखक इसका लेखक है? तो बुक का नाम है, कभी कभी आपको बुक भी पूछी जाती है, डेज भी पूछे जाते हैं। तो आप ऑलमोस्ट जो है, मैं डेज तो आपके डेली जीके में कवर करता हूँ, लेकिन बुक्स जो है कभी कभी आपकी चर्चा में आती है। तो इसका लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सारे जो है हिंदी दिख रहे हैं, ये जो है हमारा भारतीय नहीं दिख रहा है। तो रस्किन बॉन्ड जो भारतीय लेखक हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही इनका बर्थ हुआ है, कसोली इनका स्पेसिफिक जो है कस्बा है। और बोन्स के कई सारे पहले भी उपन्यास आए हुए हैं, और इस पर्टिकुलर उपन्यास में इन्होंने क्या किया है, अपनी मेमोरीज शेयर की हैं, जो उनके ट्रेवल एडवेंचर्स हैं, उनके बर्थ से चाइल्डहुड से अभी तक के, उनको इन्होंने अपना जो 86 बर्थ है उस पर ये लॉन्च किया है। तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। चलिए नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये ओपन स्काईज ट्रीटी जो है, ओपन स्काईज ट्रीटी से अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा की है। अब आप ये ट्रीटी क्या है उसके बारे में अगर थोड़ा हम बात करें, तो ओपन स्काईज ट्रीटी जो है एक ट्रीटी है जिसको 1992 में साइन किया गया था। हालांकि इसका जो एग्जिस्टेंस था वो 2002 से अस्तित्व में आई थी। इसमें करीब 34 सिग्नेटरीज हैं, और इन 34 सिग्नेटरीज ने क्या किया है, एक सर्विलियंस फ्लाइट को इन्होंने मंजूरी दी है। सर्विलियंस फ्लाइट का मतलब ये है कि ये ट्रीटी जो है एरियल सर्विलेंस सिस्टम को मंजूरी देती है। एरियल सर्विलेंस सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि कहीं पर भी अगर हथियारों से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें लगता है इन देशों को, तो ये एरियल मूवमेंट उस देश के ऊपर करके वहाँ की टेरिटरी का जायज़ा ले सकती है। एरियल मूवमेंट जो है किसी देश के ऊपर कर सकती है। हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, रशिया है, यहाँ यूएसए है। तो यूएसए ने तो इसको बाहर आने का फैसला इससे किया है।
तो एक तरीके से ये ओपन स्काईज ट्रीटी का मतलब होता है कि आप स्काई ओपन कर दीजिए, दूसरे देश की बाउंड्री में जाकर भी आप उसके स्काई में जाकर भी वहाँ से एरियल व्यू या एरियल सर्विलांस जो है कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैसला है और अभी हाल ही में जो टेंशन चल रही है उसमें ये और इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अमेरिका ये बोलना चाह रहा है कि आप हमारे स्काई में आकर कोई चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते। वैसे ही फिर रशिया और दूसरे देश भी बोलेंगे। एक हाल ही में एक और चीज़ थी जिससे यूएसए बाहर हुआ था, उसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो इससे भी अमेरिका जो है बाहर हो गया है और ये ट्रीटी भी जो है 2011 की ट्रीटी है और जो छोटी मिसाइलें हैं, जो मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों से रिलेटेड ये ट्रीटी थी, उनको धीरे धीरे कम करना था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने 2019 में जो है इससे विड्रॉ कर लिया है। तो ये स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करना भी एक स्पेसिफिक है और हाल ही में एक ट्रीटी का और जो है रिन्यूअल आ रहा है, यानी वो ट्रीटी कुछ टाइम के लिए थी, अब वो ट्रीटी जो है उसका वापस रिन्यूअल आ रहा है। तो वो ट्रीटी से भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस ट्रीटी से भी अमेरिका बाहर हो जाएगा, उसका नाम है स्टार्ट ट्रीटी। तो कभी कभी आपको ये पूछा जा सकता है कि किन देशों के बीच है, तो ये जो इंटर रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी मैंने आपको बताई है, ये तो केवल रशिया और यूएसए के बीच ही है, और ये जो स्टार ट्रीटी है वो भी केवल रशिया और यूएसए के बीच है। और इसका जो है अभी अगर यूएसए बाहर हो जाता है तो केवल रशिया ही बचता है, तो वैसे ही ट्रीटी खत्म हो जाएगी। और स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो है, ये जो मैंने स्टार्ट लिखा है इसका नाम है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि आर्म्स का रिडक्शन जो है इसमें किया जाना है। इसका रिन्यूअल जो है अभी होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका इससे बाहर हो। तो अमेरिका एक्चुअली स्टार्ट ट्रीटी में क्या चाह रहा है कि वो ये सोच रहा है कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ये जो ट्रीटी है, इसको अगर हम कम करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो चाइना के न्यूक्लियर वेपन तो कम होने रहे, तो ये चाह रहा है कि चाइना को भी इसमें लिया जाए, क्योंकि अभी जो है वर्ल्ड टेंशन चाइना की वजह से काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं जो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। जैसे आपको पता होगा पर्यावरण से संबंधित पेरिस एग्रीमेंट से भी अमेरिका बाहर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के द्वारा हाल ही में बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, एक बोधघाट मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको सेंट्रल CWC बोलते हैं इसको, सेंट्रल वाटर कमीशन से मंजूरी मिल गई है। ये किस राज्य में है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये जो है इंद्रावती रिवर पर है, इंद्रावती रिवर। इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एक तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हाइड्रल पावर यानी 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ सिंचाई से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, तो आपका पूछा जा सकता है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो इस प्रोजेक्ट की है वो ये है कि ये नक्सली एरियाज़ में है, और नक्सली एरिया जैसे बस्तर सुना होगा आपने, बस्तर और आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये छत्तीसगढ़ के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। और ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, उस पर ये प्रोजेक्ट है, तो अभी काफ़ी चर्चा में है। ये प्रोजेक्ट करीब 40 साल पहले जो है इसका प्लान किया गया था, लेकिन अब जाकर इसको मंजूरी मिली है। तो अभी थोड़े टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है वर्क चालू हो जाएगा इस पर। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये इंद्रावती रिवर पर ही एक इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे एक झरना टाइप बोलेंगे, या फिर इसको एक्चुअली मुझे टर्म अभी इसका स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा है। ये जो है ये इंद्रावती रिवर पर है, और आपको मैं अगर मैप में और बताऊं तो ये जो है छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर सुकमा और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ये इंद्रावती रिवर बहती है, और फिर यहाँ से जो है एक गोदावरी रिवर आती है आपकी। तो ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ये पड़ती है। तो अभी इसको हाल ही में मंजूरी मिली है, और ये जो मैं आपको बता रहा था, अभी मुझे नाम याद आया इसका, इसको चित्रकूट वाटरफॉल बोलते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल है, तो काफ़ी मनोरम दृश्य है, और ये बड़ा एक वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पर ये तीन राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर ये नदी बहती है। तो यहाँ से होते हुए, हालांकि इसका ओरिजिन यहाँ उड़ीसा से होता है इंद्रावती रिवर का, तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नक्सली एरिया स्पेसिफिक है, आपको पता होगा यहाँ पर ये स्पेसिफिक नक्सली एरिया है, तो यहाँ के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। और जो CWC मैंने आपको बताया, ये CWC क्या करता है,
ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकलिटी देखता है कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी वायबिलिटी कैसी है, और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो आपको पता होगा कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, हमारे जोधपुर के ही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तालिबान किस देश का विद्रोही, ये न नहीं है, विद्रोही और सैनिक संगठन है। तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने सोचा इसी बहाने मैं आपको अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूंगा। अभी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो ये जो अफ़गानिस्तान का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा अगर बात करें पहले, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है अब अशरफ गनी। तो देखिए ये 3-4 चीज़ें अभी क्या चल रही है वहाँ पर। सबसे पहले तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी और है, उसके लीडर हैं अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला 2 बार अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के साथ में मिलकर देश को आगे चलाने के लिए टाई अप कर दिया। तो ये आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टाई अप है, वैसे यहाँ पर अब्दुल्ला का टाई अप हो गया है। तो चूंकि शांति स्थापित हो जाएगी राजनीतिक रूप से, तो कई सारे देशों ने, भारत ने भी इसका जो है स्वागत किया था। नंबर 1 चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ एक थी कि वहाँ पर बहुत सारे बम विस्फोट वगैरह हो रहे हैं, तो तालिबान ही उनको अंजाम दे रहा है। और हाल ही में एक बम विस्फोट ऐसा हुआ था जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था कि तालिबान ने एक हॉस्पिटल में जो नियोनेटल वार्ड होता है, जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, उस वार्ड में हमला किया था और कई सारे छोटे बच्चों को, जो 2 दिन 5 दिन महीने भर के बच्चे होंगे, सोचिए कैसा दृश्य होगा, उनको गोलियों से भून दिया था। और एक माता जो है अपने बच्चे को सीने से लगाकर वहाँ पर उनको बचा लिया था, तो वो बच्चा ज़रूर बच गया था। तो ये दृश्य, ये फ़ोटोज़ जो है आप देखेंगे इंटरनेट पर वायरल हैं। तो ये तालिबान जो है वहाँ का एक संगठन है। और इसके साथ ही तालिबान से रिलेटेड एक न्यूज़ और आई थी, तालिबान ने बोला था कि हम जो इंडिया के खिलाफ हॉली वॉर या जिहाद नहीं छेड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर जो है उनका इंटरनल इशू है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों इन्होंने ऐसा बोला था कि एक ट्वीट चला था, और उस ट्वीट में क्या चला था, उस ट्वीट में ये था कि तालिबान जो है भारत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने वाला है और अफगानिस्तान में अपने आतंकी भेजेगा वो। तो उस ट्वीट फेक ट्वीट था, और उसी ट्वीट के एक्सप्लेनेशन में तालिबान ने ऐसा बोला था, क्योंकि इस ट्वीट पर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश था। और पाकिस्तानी मीडिया को जब बाद में ये इन्होंने क्लियर किया तालिबान ने कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो उनकी काफ़ी जो है ख़राब छवि भी बनी थी। अब मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बना रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को आप स्किप कर दें यहीं पर, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझने में मदद मिलेगी। तो आप सबसे पहले ये समझिएगा कि तालिबान एक्चुअली क्या है। तो आप ये देखिएगा कि जो अफगानिस्तान है, ये मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं। अफगानिस्तान ये सेंट्रल एशिया का एक देश है और ये लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड का देश का मतलब है कि भू आबद्धित देश है, इसकी बाउंड्री कहीं पर भी समुद्र से नहीं मिलती है। ये जो है अपनी कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ तो पाकिस्तान पर निर्भर है ताकि समुद्र पर जा सके, या फिर यहाँ ईरान पर निर्भर है। दूसरा, ये अफगानिस्तान की बाउंड्री जो है इंडिया से मिलती है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो मैप है ये गड़बड़ मैप है। आपको मैं दूसरा मैप बताता हूँ। ये एक्चुअल मैप है जिसको भारत मानता है, और यहाँ पे ये LOC है, इससे ऊपर का कब्जा पाकिस्तान का है, POK हम इसको बोलते हैं। इधर ये चाइना का कब्जा है। तो ये हम मैप जो है इसके थ्रू तो भारत की बाउंड्री जो है अफगानिस्तान से मिलती है। अगर भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान से यहाँ पर एक्चुअली मिलती, वास्तव रूप से पाकिस्तान का इस पर कब्जा नहीं होता, तो हम सोचिए हमारी अप्रोच जो है सीधा सेंट्रल एशिया में होती। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैप में पूरा यहाँ पर है, तो सीधा जो है सेंट्रल एशिया में हम तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया तक सीधा अप्रोच कर सकते थे, ईरान जा सकते थे। इधर जो है ये कई सारी कंट्रीज़ हमारे लिए खुल जाती, लेकिन अब पाकिस्तान ने POK पर कब्जा कर रखा है। अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ा बात करें तो अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि ये जो रशिया है ये बहुत बड़ी कंट्री है, और ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो मध्य एशिया की कंट्रीज़ हैं ये पहले रशिया ही था। तो यहाँ तक रशिया फैला हुआ था, और यहाँ पर रशिया फैला हुआ था तो अफगानिस्तान उसका नेबरिंग कंट्री था। और आपको पता होगा भारत में तो शुरू से ब्रिटिशर्स का रूल रहा था, तो अफगानिस्तान इनके लिए मिड पॉइंट बनता था, और अफगानिस्तान पे हमेशा इनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए झगड़ा होता रहता था। इस आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद भी रशिया जो चाहता था कि यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बने, और अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर जो है कैपिटलिस्ट सरकार बने। तो इसीलिए इनका झगड़ा था। चूँकि अमेरिका यहाँ पर पड़ोसी नहीं है, अफगानिस्तान का पड़ोसी रशिया है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का फैसला किया, और
वो जो सरकार थी वो सरकार को उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया, और उस सरकार के इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अमेरिका ने यहाँ पर एक जिहाद छेड़ दिया था। यहाँ पर कई सारे मुजाहिदीन को उन्होंने ट्रेन किया, उनको हथियार दिए, और सिर्फ रशिया को बाहर करने के लिए उन्होंने कई सारे स्पेसिफिक हथियार इनको मुहैया करवाए। जब ये हथियार मुहैया करवाए तो इससे क्या हुआ, इससे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको हम बोलते हैं कि नजीबुल्ला सरकार थी। ये नजीबुल्ला सरकार जो वहाँ पर बनी 90s के दशक में, तो 90s के दशक में नजीबुल्ला सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने एक मुजाहिदीन, या वहाँ पर कह सकते हैं कि वही सारे मिलिशियाज को संपर्क किया कि आप यहाँ इनके खिलाफ जो है जिहाद छेड़ दीजिए, इनको बाहर भगाइए। इसी कड़ी में इन्हीं मुजाहिदीनों से एक संगठन का उदय होता है जिसको हम बोलते हैं तालिबान। तालिबान का मतलब पश्तो लैंग्वेज में विद्यार्थी होता है, और ये रेडिकलाइज्ड लोग थे जो पाकिस्तान में पढ़कर आए थे। तो देखिए पाकिस्तान भी पास में है और पाकिस्तान ने इसको रेडिकलाइज किया है। तो पाकिस्तान में पढ़कर ये लोग आए थे, इन्होंने अफगानिस्तान में एक मिलिट्री संगठन खड़ा कर दिया। तो आप सोचिए इसको कौन सपोर्ट कर रहा था उस समय, यूएसए सपोर्ट कर रहा था। और अभी जो यूएसए वॉर कर रहा है वो किसके खिलाफ लड़ रहा है, तालिबान के खिलाफ ही वॉर कर रहा है। यानी तालिबान जो है अमेरिका की ही उपज है। तो तालिबान को उन्होंने खड़ा किया, और इन्होंने क्या किया, आतंक का भयावह चेहरा जो दुनिया के सामने रखा है। इन्होंने क्या किया कि जो नजीबुल्ला सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया, और 1991 में नजीबुल्ला ने अपनी पूरी फैमिली को दिल्ली भेज दिया था। हमने उनको शरण दी थी लेकिन नजीबुल्ला आ नहीं पाए थे, और ये यूनाइटेड नेशन के वहाँ पर जो कंपाउंड था उसमें फंस गए थे। तो जब तक सरकार रही तब तक तो वो बचे रहे, लेकिन तालिबान ने पूरे अराउंड 90% क्षेत्र पर अफगानिस्तान की कब्जा कर लिया। और जब काबुल पर कब्जा किया इन्होंने, तो काबुल पर कब्जा किया तो यूएन कंपाउंड से नजीबुल्ला को बाहर लाकर सरेआम बीच रास्ते पर इनको गोली मार दी गई। इनको वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहाँ पर ले जाकर इनको लटका दिया गया, और इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया, उनके मुंह में सऊदी नोट और सिगरेट ठूस कर वहाँ पर इनको लटका दिया गया था। तो ये जो नृशंस हत्या उनकी की गई थी उससे तालिबान का एक घिनौना चेहरा हमारे सामने आता है। उसके बाद से वहाँ पर अफगानिस्तान में एक रब्बानी सरकार बनी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो है किसका था, वो तालिबान का था। और तालिबान ने धीरे धीरे 1996 आते आते पूरा सरकार पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चलाना शुरू कर दिया था। इस तालिबान से रिलेट करते हुए ही कई सारे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का शासन था। उसी कड़ी में आप लादेन का नाम सुनते हैं, ओसामा बिन लादेन, उसका एक संगठन था अलकायदा। तो अलकायदा का भी 1996 के बाद से वहाँ पर जमावड़ा हुआ, और आपको पता होगा इस अलकायदा ने 2001 में यूएसए में 9/11 की घटना को अंजाम दिया था। तो उसका जो है उसी पर अलकायदा पर ही उसका वर्चस्व, उसका जो है बोला जाता है कि इसकी जिम्मेदारी ली थी अलकायदा ने। तो अलकायदा ने जब यूएसए पर हमला किया तो यूएसए अब जो है किसको बोलेगा, तालिबान को बोलेगा कि आप अलकायदा और जितने भी बड़े आतंकी हैं हमको सौंप दो। तो जब तालिबान और यूएसए के बीच में ये बात हुई तो तालिबान ने ये आतंकवादी सौंपने से मना कर दिया। तो अब देखिए झगड़ा किसके बीच हो गया, तालिबान और यूएसए के बीच हो गया है। जबकि तालिबान को खड़ा किसने किया था, यूएसए ने खड़ा किया था। तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में भेजा, और अपने लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई में इन्होंने जो नाम दिया उसको, हालांकि ऐसा नहीं था, तो लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई में इन्होंने वहाँ पर आर्मीज भेजी। 2004 में इन्होंने अशरफ गनी जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके नेतृत्व में ही सरकार बनाई और तालिबान से लड़ना शुरू किया, तालिबान को धीरे धीरे खदेड़ना शुरू किया। लेकिन तालिबान इतना स्ट्रांग था, इतना रेडिकलाइज ये लोग हैं कि आत्मघाती विस्फोट इन्होंने कई सारी बार किए। अमेरिका को बहुत सारा नुकसान हुआ, और अमेरिका चाहता था कि अब अफगानिस्तान में ये इनको हरा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वापस आने का निर्णय लिया। और ट्रंप जब से आए हैं तो उन्होंने बोला है कि हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, और तालिबान के साथ में ही यूएसए को समझौता करना पड़ा। और तालिबान धीरे धीरे वहाँ की पॉलिटिक्स में आ रहा है। अशरफ गनी सरकार को एक तरीके से विपक्षी तौर पर वो चुनौती दे रहा है। तो तालिबान और यूएसए का भी हाल ही में समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत इन्होंने ये बोला था कि तालिबान जो है एक तरीके से सरेंडर कर देगा, और अब ये आतंकी विस्फोट नहीं करेगा, आत्मघाती विस्फोट नहीं करेगा। और ये अशरफ गनी ने भी माना था, लेकिन इनका एक पैच यूएसए और तालिबान में ऐसा फंस गया था कि तालिबान ने बोला था कि 5000 हमारे जो लड़ाके अशरफ गनी सरकार ने कैद कर रखे उनको छोड़ दिया जाए, जबकि अशरफ गनी सरकार जो है इस पर अड़ गई है। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तालिबान जो है वहाँ पर विस्फोट किया जा रहा है।
एक अच्छी बात यह है कि अशरफ गनी सरकार और अब्दुल्ला जो है वहाँ के, वो एक हो गए हैं, तो ये एक सराहनीय कदम था। लेकिन तालिबान का जो वहाँ पर वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए भारत सरकार जो है वो ये बोलती है कि तालिबान से वो कोई बात नहीं करेंगे, वो अफगानिस्तान सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तालिबान ने जब कश्मीर पर स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि तालिबान से बात करने का मतलब है आईएसआई से बात करना, और ये आतंकी संगठन जो प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं, जो किसी दूसरे की आड़ में ये युद्ध लड़ते हैं, हमें उनसे बात नहीं करना है। हाँ, अभी एक ज़रूर अच्छी खबर थी कि तालिबान ने बोला था कि 3-4 दिन का हम सीज़ फायर करेंगे ईद के मौके पर। तो देखिए, ये इतनी बड़ी घटना थी कि यूनाइटेड नेशन ने भी इसका सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया इसको। तो तालिबान अगर इस क्षेत्र में अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ाता है तो आगे जाकर ये भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें, तालिबान की कहानी और अफगानिस्तान की कहानी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप इसको कमेंट बॉक्स में और लाइक और शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।